नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। खरीफ मौसम में मूंगफली की खेती है लाभकारी। मक्का की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सलाह। खरीफ मौसम में ली जाने वाली तिलहनी फसलों के अंतर्गत मूंगफली की बात की जाए तो इसकी खेती प्रदेश में बड़े पैमाने पर होती है और जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो आप इसकी खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नत प्रजातियों का चुनाव कर बुआई किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली, जिला समस्तीपुर की विषय विशेषज्ञ भारती उपाध्याय। मूंगफली खरीफ मौसम के लिए अब एक नई विकल्प फसल बन चुकी है हमारे बिहार क्षेत्र के लिए। किसान भाई अभी मूंगफली बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। आजकल परंपरागत खेती का जमाना नहीं है। महंगाई के इस युग में किसानों को चाहिए कि वे अपनी जमीन पर आय बढ़ाने वाली फसलें पैदा करें और इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं मूंगफली की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, मूंगफली भारत की मुख्य तिलहनी फसल है। इसकी खेती अपने राज्य में प्रमुखता से की जाती है और इसकी खेती करके किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। किसान भाई ये ध्यान देंगे कि मूंगफली की खेती बलुई खेत में की जाती है। जो एरिया में बलुई की खेत होगी, किसान भाई उन खेतों में इनका चयन कर अपना बुआई कर सकते हैं। और मूंगफली के लिए खेत की तैयारी हम लोग पहले मिट्टी पलटने वाली हल से कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें रोटावेटर के द्वारा उस खेत को भुरभुरा बना लेते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग क्यारी विधि द्वारा भी हम लोग मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। किसान भाई ये ध्यान देंगे कि जो कि ये दलहनी फसल है, इसमें लेग्यूम्स है ये, तो इसमें नोड्यूल्स बनते हैं, तो इसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। लेकिन इसका ये तेलयुक्त फसल है, तिलहनी फसलों में भी आता है, तो इसके लिए सल्फर का उपयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जिन खेतों में सल्फर की कमी है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा सल्फर का भी प्रयोग करेंगे। तो खेत की जो अंतिम जुताई करेंगे, रोटावेटर जब चलाएंगे, उस दौरान नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 40 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस 40 किलो और पोटास 60 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से उसी समय खेत में मिला देंगे। और दूसरा सल्फर के स्रोत के रूप में जिप्सम का प्रयोग करेंगे और उसका जो उपयोग करने का समय होगा वो 40 से 50 दिन बुआई करने के बाद होगा, क्योंकि उस समय मूंगफली का पौधा जिस स्थिति में रहता है, पैगिंग की अवस्था में रहता है, मतलब उसमें पुष्प आने के पहले उसमें वो पैगिंग होता है, जिससे कि वो खूंटी नीचे की तरफ जाता है और वहाँ पे फलियां बनती हैं, जो कि मूंगफली में नीचे मिट्टी के अंदर फलियां बनती हैं। तो इसीलिए उस समय पे हमें सल्फर का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है, ताकि जिप्सम डालते हैं तो सल्फर के साथ साथ उसमें कैल्शियम भी मिलता है, जो कि फली को अच्छा बनाने में सहायता देती है। और इसमें दो तरह की किस्में आती है, एक गुच्छेदार वाली प्रजाति आती है और दूसरी वाली जो है वो सीधी वाली प्रजाति आती है, जिसमें कोई गुच्छा उसमें नहीं आते हैं। और हमारे बिहार क्षेत्र के लिए जो प्रभेदों का चयन करेंगे तो BG1 और BG2 हमारे पूरे बिहार के लिए ये रिकमेंडेड है। किसान भाई ये दोनों वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अन्य और 2-3 वैरायटियां हैं, अंबर, चैत्र, कौशल, ये सब वैरायटियां भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि BG1 और BG2 वैरायटी का चयन करेंगे।
जहाँ तक बीज दर की बात है तो इसकी झुमका किस्मों के लिए बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फैलने वाली किस्मों के लिए 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदे। किसान भाई इसको जब बीज की बिजाई करेंगे तो उस समय बीज उपचार जरूर करेंगे, क्योंकि रोग भी समस्या हो सकती है खेतों में, या कुछ क्षेत्र में दीमक की भी समस्या आ सकती है। तो उसके लिए हमें नियंत्रण करने के लिए बीज उपचार करना अति आवश्यक होता है। और जो कि ये दलहनी है तो इसके लिए हम लोग राइजोबियम प्रजाति के जो कल्चर आएंगे उसको हम लोग चयन करके इसका हम लोग उपचार करेंगे। और उपचार करने का यही तरीका होगा कि हम लोग जो बुआई करेंगे उसके पूर्व इससे उपचार करना है, क्योंकि ये जैविक स्रोत होता है। तुरंत हमें उपचार करके खेतों में बिजाई करनी होती है। तो प्रत्येक किलो बीज के लिए हम लोग 1 हेक्टेयर अगर बीज के लिए अगर ले रहे हैं तो हम लोग 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर लेंगे, और 1 हेक्टेयर बीज के लिए हम लोग उपचार करेंगे। मतलब 70 से 75 किलो बीज के लिए हम लोग 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर लेंगे और उपचारित करेंगे। नहीं तो हम लोग सीधी पंक्ति विधि द्वारा भी मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। किसान भाई हमें इस बुआई करते समय पंक्ति विधि से अगर कर रहे हैं तो ये ध्यान देंगे कि उसकी बिजाई हम लोग उपयुक्त दूरी पे करें। तो उसके आधार पे किसान भाई उसका दूरी तय करेंगे। अगर गुच्छेदार वाले अगर प्रजाति का चयन कर रहे हैं तो उसके लिए 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखेंगे, और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर तक तय करेंगे। और वही अगर सीधी वाली प्रजाति अगर चयन कर रहे हैं तो उनके लिए 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखेंगे और 10 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी रखेंगे। मूंगफली फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडीमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे कर दे, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी। और ऐसे फसल से आगे चलकर किसान भाइयों को अच्छी उपज मिलेगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने खरीफ मक्का की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है, लेकिन इस फसल से अधिकतर पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो आप मक्का की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा से। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम चल रहा है और इसमें मुझे लगता है कि इस किसान भाइयों की जो मक्का की जो फसल है वो अभी 30 दिन की होने जा रही होगी। आप किसान भाइयों थोड़ा हम ध्यान देते हैं कुछ बिंदुओं पे, ताकि हमारी जो मक्का की फसल है वो बहुत अच्छे से हो सके। पहले ध्यान देने योग्य बात है वो ये है खरपतवार। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए आप सबसे पहले एक बार 30 दिन पर हाथ से आप गुड़ाई जरूर करें, निदाई गुड़ाई। मक्का की फसल में बहुत से खरपतवार उगाते हैं जो फसल से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही ये खरपतवार बहुत से हानिकारक कीट और रोगों को आश्रय देते हैं। इसलिए मक्के की फसल को इन खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों के अंतराल पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। क्या रहता है किसान भाइयों की जब हम पहली निदाई गुड़ाई यदि हम फसल में कर देते हैं तो उसे जैसे कहते हैं ना बचपन में बच्चों को घी खिलाया, वैसा ही इसका एक
आउटपुट आता है कि हमने पहली निदाई गुड़ाई की। ये भी एक तरह से बचपन में फसल को घी पिलाने का काम करती है और हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छे से वानस्पतिक वृद्धि है वो बहुत अच्छे से कर सकती है। जैसे बारिश का मौसम है तो पानी गिर रहा है, नहीं समय मिल पा रहा उस समय कि आप खेत में जाके गुड़ाई करें, क्योंकि क्या है कि गुड़ाई के लिए तो आपका पैर सदना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि आपका पैर नहीं सद रहा है और पानी ज़्यादा है तो थोड़ा सा वातावरण में खुला है वातावरण, पानी नहीं गिर रहा, तो उस समय आप जो बाजार में जो सबसे अच्छा अभी जो शाकनाशी आ रहा है वो है आपका एट्राजीन। एट्राजीन की आप 0.25 kg मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप यदि इसका छिड़काव करते हैं तो आपके सक्रिय पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण आवश्यक रूप से नियंत्रण होंगे। अब बात आती है जल निकास और सिंचाई की। तो किसान भाइयों, खरीफ का मौसम में बारिश कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी बारिश नहीं आ जाती है, लंबा समय खिंच जाता है, जिससे हमारी जो फसल है वो ड्राई स्पेल के कंडीशन में हो जाती है। तो उसमें हमें हल्की सिंचाई जरूर करना चाहिए। मंजरी के बनते समय हमें पानी का विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि खेत में ज़्यादा बारिश होने के कारण पानी भर जाता है तो उसके लिए जल निकास बहुत आवश्यक होता है और आप इसमें नालियां बनाकर इसका जल निकास जरूर करें ताकि हमारा जो पौधा है वो गिरे ना और कोई रोग आए ना। अब किसान भाइयों, इसमें आती है उर्वरक की बात। तो उर्वरक के लिए हम क्या करते हैं, जब पहले ही आप जब खेत की तैयारी करते हैं तो जो अंतिम जुताई होती है तो उसमें आप NPK की मात्रा पूरी दे देते हैं, जिसमें से आप जो नाइट्रोजन होता है उसमें से आप 1/3 मात्रा आपको देनी चाहिए होती है और उसमें से जो आपकी बाकी मात्रा है वो आप इसमें से बचा लें। इसमें से आप क्या करें कि जो आपकी मक्का की जो 1/3 मात्रा होती है उसको आप 20 से 25 दिन में आप इसको डाल दें, फिर 1/3 टॉप ड्रेसिंग के रूप में, फिर आप इसको 45 दिन पर डाल दें। फिर आप जो लास्ट वाली है उस समय जब मंजरी बनती है, जब पानी देते हैं, उससे पहले आप इसमें नाइट्रोजन का जो है वो बची हुई मात्रा दे सकते हैं। तना छेदक कीट की पहचान। इस कीट के लार्वा भूरे सफेद रंग के होते हैं, सर काले रंग का और पीठ पर 4 लंबी भूरी धारियां होती हैं। ये कीट पौधों के तने में प्रवेश कर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधे के बीच का भाग मुरझाकर सूखने लगता है। इस कीट की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान 3G दानेदार दवा को पौधों की पोंगलियों में डालें। साथ ही क्यूनाल्फास 25% EC 1.50 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, मक्के की फसल में माहू कीट का प्रकोप भी होता है। ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रकोप झुंडों में होता है। कीट प्रकोप की उग्रता में पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। साथ ही ये कीट मधु स्रावित करते हैं, जिसके कारण पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते और कमजोर होकर सूखने लगते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि इससे भी कीट का प्रकोप कम न हो तब रासायनिक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। किसान बंधु, पत्तियों के झुलसा रोग से मक्के की फसल को भारी नुकसान होता है। इस रोग का प्रकोप फसल में होने पर पौधे की पत्तियों पर बड़े लंबे अथवा कुछ अंडाकार भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। रोग के उग्र होने पर पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जिनेब 80% 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। समय से हम सारी क्रियाएं अगर कर लेते हैं तो हमारा स्थानीय मार्केट में, स्थानीय बाजार में हमारा भुट्टा बहुत जल्दी तैयार होके आ जाता है और हम अपना स्थानीय बाजार में इस भुट्टे को ले जाकर बेच सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
अपने राज्य में इस समय खरीफ की फसलें किसानों के खेतों में लहला रही है, लेकिन बारिश के साथ ही इन फसलों पर कातरा या कटवर्म कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। यदि किसानों द्वारा समय पर इस कीट का नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसलों में भारी नुकसान कर सकता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस कटवर्म कीट का समय रहते नियंत्रण करें। परंतु कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी यादव। यह कीट बहुभक्षी कीट है जो लगभग सभी फसलों का आता है। उसके अलावा ये खरीफ में सबसे ज्यादा चौला, मूंग, गंवार और अगर ये नहीं मिले तो दूसरी फसलों को भी खा लेता है। इसका खाने का तरीका है, ये एक साथ ग्रुप में चलते हैं और आर्मी की तरह चलते हैं, बैंड में चलते हैं जैसे आर्मी चल रही हो, और पीछे ऐसे लगता है जैसे खेत को कोई जानवर चर गया हो। तो ये खतरनाक कीट है। खरीफ फसलों पर कातरा का साया, बारिश के साथ ही होता है अधिक प्रकोप, फसलों को चट कर जाता है कातरा कीट, किसानों की करी कराई मेहनत पर फेर देता है पानी, समय पर नियंत्रण न करने पर किसान हो जाते हैं बर्बाद। किसान भाइयों, बारिश के साथ ही खरीफ फसलों पर कातरा का हमला बढ़ गया है। कई जगहों पर कातरा कीट फसलों को चट कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कीट फसल की पत्तियों को खाकर छलनी कर रहा है, जिससे फसलें पूरी तरह से चौपट हो जाती हैं और किसानों को समझ नहीं आ पाता कि अब वे करें तो करें क्या। इसीलिए सबसे पहले आपको इस कीट को पहचानना जरूरी है। जब आपको खेत के मेड़ के आसपास जो खरपतवार उगे हुए हैं उस पे पीले कलर के अंडे दिखे, हल्के पीले कलर के, तो समझ जाना चाहिए कातरा के अंडे, और वो पत्तियों की निचली सतह पर देते हैं। अब इन अंडों से लठ निकलेगी बाहर और लठ के ऊपर रोए होंगे, बाल होंगे, बालदार होंगे, हेरी कैटरपिलर्स जिसको बोलते हैं। तो ये जैसे ही निकलेगी, पहले इसका पिंक कलर होगा जब जैसे बड़ी होगी, और लठ काफी बड़ी होने के बाद में इसका हल्का पिंक कलर हो जाता है और ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। जहां बारिश ज्यादा होती है तो ये लठ का प्रकोप कम होता है, और जहां बारिश में अंतराल आ जाता है बीच में तो इस लठ का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश से इसके रोए झड़ जाते हैं और रोए झड़ने के बाद में ये लठ कमजोर हो जाती है और मर जाती है। तो बारिश का इसके कंट्रोल में बहुत बड़ा योगदान है। और जहां बारिश में अंतराल आ गया कि 1 हफ्ते का या 15 दिन का, 20 दिन का अटैक के बाद में, तो ये खतरनाक साबित होता है। किसान भाइयों, कातरा कीट फसल को चौपट कर देता है, जिसको लेकर किसान चिंतित है, और किसानों का चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि उनकी करी कराई मेहनत पर ये कीट पानी फेर जाता है। तो इस कीट की गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस कीट की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? गहरी जुताई सबसे लाभदायक रहती है। इसमें इन कीटों के कोये छिपे रहते हैं और वो गहरी जुताई करने से ऊपर आ जाते हैं और उनको पक्षी खा जाते हैं, जिससे इनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। खेत के आसपास, मेड़ों के आसपास सभी खरपतवारों को ध्यान से हटाएं। इसके साथ ही फिर भी इस कीट की संभावना ज्यादा बना रहती है तो आप जैसे ही किसान भाई बुआई करते हैं उसके खेत के चारों तरफ ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप में लगाने के लिए चंवला की चारों तरफ बॉर्डर लगा दो मूंग के, तो वो सारा जो कीट है वो चंवला पे आ जाएगा और मूंग बच जाएगा अपना। मानसून की पहली बरसात होते ही प्रकाश पाश लगाएं। 5 प्रकाश पाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में लगाएं, जिससे ये कीट आसानी से नियंत्रण हो सके। और अगर प्रकाश पाश की व्यवस्था नहीं है किसान के पास तो वो अलग अलग जगह आग भी जला सकता है, जिसको बॉनफायर बोलते हैं। उस बॉनफायर से आराम से वो उस आग के पास आ जाएंगे और उनको इकट्ठा करके नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप, इन कीटों का फेरोमोन जो ज्यादातर मादाएं छोड़ती हैं और जो नर इकट्ठे हो जाते हैं, और उन नर को इकट्ठा करके अपन नष्ट कर सकते हैं। फिर अगर ज्यादा समस्या बनी रहती है तो इसका रासायनिक उपचार भी है। रासायनिक उपचार के लिए आप प्रोफेनोपोस प्लस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, जो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपन छिड़काव करेंगे तो कातरा से निजात मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।
अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बारा, जिला भागलपुर के जोगेंद्र यादव ने। आपने खेती में कृषि वानिकी के उपयोग और महत्व के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कृषि वानिकी को सफल बनाने के लिए ध्यान रखना आवश्यक है कि जलवायु और भूमि के अनुसार पेड़ पौधों और फसलों का चयन किया जाए। पेड़ पौधे और फसल भी एक दूसरे के अनुपूरक हों, जिससे उन्हें एक साथ उगाने पर अधिक उत्पादन मिल सके। पेड़ों और फसलों के बीच पोषक तत्वों, वायु और सौर ऊर्जा के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कम करने के नजरिए से समय समय पर पेड़ पौधों को काटते छांटते रहना चाहिए। इन सब के लिए किसानों को मिट्टी, जलवायु, जल और वृक्ष संबंधी जानकारी होना जरूरी है।
इन सभी प्रणालियों का उद्देश्य जमीन का समुचित उपयोग और प्रबंधन है। इन पद्धतियों से फलदार वृक्ष, चारा, खाद्यान्न फसलें और ईंधन की प्राप्ति के साथ साथ विभिन्न सब्जियां और इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है। कृषि वानिकी के लिए वृक्षों का चुनाव। इस कार्य को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ तेज गति से वृद्धि करने वाला हो, पेड़ की जड़ें गहराई तक जाने वाली हो, पेड़ में फल के साथ साथ हरा चारा देने की क्षमता हो तो अधिक बेहतर रहता है। पेड़ का मुख्य तना सीधा और गोल तथा कम शाखाओं वाला होना चाहिए। पेड़ में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता भी हो तो और अच्छा है। पेड़ इमारती लकड़ी एवं ईंधन प्रदान करने वाला होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर आम किसान कृषि वानिकी से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।